वेलकम बच्चों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही सुंदर टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ, क्योंकि जब हम कोई चीज़ फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये टॉपिक बहुत सुंदर है? क्योंकि टॉपिक है ही इतना सुंदर। अब आप बताइए कि इस चैप्टर का नाम क्या है? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अब हम लोग ओरिजिनल कैपेसिटेंस के बारे में ही बात करेंगे कि हम कैपेसिटेंस को कैसे इंक्रीज करेंगे। तो है ना बहुत सुंदर टॉपिक कि हम चैप्टर का जो नाम है उसको जस्टिफाई करने वाले हैं आज के टॉपिक से। सो लेट्स स्टार्ट। फील। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया कि कैपेसिटेंस को हम इंक्रीज करेंगे और उसके मेथड कौन कौन से हैं ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक डाइलेक्ट्रिक को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे पोलराइज हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग हमने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप्स का होता है, जिसमें हमने कहा था पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ये तो हमने पढ़ लिया था। अब आज हम इसी डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखेंगे और देखेंगे कि कैपेसिटेंस कैसे बढ़ जाता है और कितना बढ़ जाता है। और बाद में हम उसी स्लैब को निकाल के बाहर करेंगे और एक कंडक्टिंग स्लैब अंदर रखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है कैपेसिटेंस के साथ। तो हम और आप मिलकर देखते हैं पहला एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या है? आप देख रहे होंगे कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिख रहा है आपको। इसके दो प्लेट हैं, ये है प्लेट नंबर 1 और ये है प्लेट नंबर 2। ठीक है, प्लेट नंबर 1 पे प्लस चार्ज है और प्लेट नंबर 2 पर है नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो प्लस से माइनस आएगी। वो कितनी है? तो हमने कहा वो इलेक्ट्रिक फील्ड है E0। मैं फिर से लिख देता हूं E0। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं वो सिर्फ गैप्स में है, मतलब जब हम डायरेक्टली यूज करेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। है तो प्लेट के अंदर ही, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। डाइलेक्ट्रिक के अलावा जो आपका जगह बच रहा है, रिमेनिंग प्लेस कह सकते हो, रिमेनिंग स्पेस कह सकते हो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है। और जो डाइलेक्ट्रिक हमने यूज किया है इसकी थिकनेस है स्मॉल टी, इसको लिख देता हूं मैं स्मॉल टी। ठीक है, और जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का थिकनेस है यानी बीच का सेपरेशन है वो है स्मॉल डी। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पर K है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब ऐसा कुछ होता है तो डाइलेक्ट्रिक में एक अपोजिट गंगा मतलब उल्टी गंगा बहने लगती है, जिसको नाम दे रहा हूं मैं EP। और उसकी वजह से जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है E0/K। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। क्या हम पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी थिकनेस यानी कि सेपरेशन है हमारे पास स्मॉल डी, और उस पर जो चार्ज है वो प्लस Q है ऊपर प्लेट पर, नीचे प्लेट पर माइनस Q है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E0। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इसमें कि एक स्लैब को अंदर हमने इंटर किया, तो एक स्लैब भाई साहब अंदर आ गए। अब वो स्लैब कैसा है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है K। अब इसके अंदर उल्टी गंगा बहने की वजह से, मतलब उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम हो जाएगा, E0/K हो जाएगा। ये चीज हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं पढ़ी है तो हो सकता है आप ये चीज समझ ना आए कि E=E0/K क्यों हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, E=E0/K। तो अगर आपने वो वाली क्लास अटेंड नहीं की है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उस क्लास को अटेंड करिए। बहुत अच्छे से फील होगा कि क्या होता है डाइलेक्ट्रिक और कैसे होता है ये पोलराइज। इसके साथ में आप ये भी जानोगे कि जो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू कैसे आती है और कितनी आती है। ये तो रही बात पिछली क्लासेस की। आज की क्लास में हम निकालना चाहते क्या हैं कि कैपेसिटेंस कितना हो जाता है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद। तो ये बताइए कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है?
सो आप कहोगे कैपेसिटर फॉर्मूला आता है C इज इक्वल टू Q बाई V। सो हमें Q तो पता ही है कि Q चार्ज हमारे पास है। अगर हम पोटेंशियल निकाल लें, नेट पोटेंशियल अंदर, तो सिंपल सी बात है कैपेसिटेंस निकल जाएगा। लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो इनिशियल हमारे पास कैपेसिटेंस था वो था C0, हमेशा मान लेते हैं C0 था इनिशियली में, और जो पोटेंशियल था वो V ही था और चार्ज भी Q था, तो हमारा जो नेट पोटेंशियल आ रहा था, सॉरी कैपेसिटेंस, वो था Q बाई V। ठीक है, अब हम इसी को जरा सा डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस करने के बाद चेक करते हैं कि कैसे आता है। देखिए बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। आप ये जानते हो ना कि जो पोटेंशियल होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि ये कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर। स्केलर का मतलब आप उसे अलजेब्रिक सम कर सकते हो। सो मैंने V1 प्लस V2 किया। अब आप कहोगे सर ये V1 क्या है और V2 क्या है? बिल्कुल सही बात है। तो देखो ये जो रिमेनिंग स्पेस है डाइलेक्ट्रिक के अलावा, वहां के जो पोटेंशियल है वो V1 है। मैं लिखता हूं यहां पर V1 जो पोटेंशियल है, V1 जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ रिमेनिंग स्पेस, रिमेनिंग स्पेस जो इनसाइड द प्लेट है। सो हमने कहा इनसाइड द प्लेट, ठीक है। और V2 जो हमें दिख रहा है वो है पोटेंशियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि क्या है V1 और क्या है V2। सो V1 क्या है? V1 है पोटेंशियल जो रिमेनिंग स्पेस है डाइलेक्ट्रिक को छोड़कर, और V2 क्या है? पोटेंशियल है जो सिर्फ और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक के अंदर है। सो दोनों को ऐड कर लेंगे तो काम हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, पोटेंशियल का एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, क्लास 12th में ही पढ़ा था। सो क्लास 12th में चैप्टर 1 में पढ़ा था हम लोगों, शायद नहीं चैप्टर 2 में पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ चैप्टर 2 चल रहा है ना। तो चैप्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला, आपको याद होगा शायद, कि जो V होता है वो होता है E इंटू R। ठीक है, सो ये होता है E इंटू R। इसका हम इस्तेमाल यहां करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए V निकाल लेते हैं हम लोग, नेट V। V1 का मतलब रिमेनिंग स्पेस। तो रिमेनिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? आप देखो यहां पर मैंने कहा E0। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास E0। वेरी गुड। अब बताओ कि जो सेपरेशन है, जो जगह है दोनों के बीच में, वो कितनी है? तो आप कहोगे सर D तो पूरा था ही, इसमें से T निकाल दीजिए आप। सो आ गया D माइनस T। ठीक है, चलिए अब V2 देख लेते हैं। V2 कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर? आप बोलोगे E0 बाई के। सो मैंने कहा यहां पर E0 अपॉन के, और इनटू सेपरेशन कितना यहां पर? सो T। तो ये है सेपरेशन। ठीक, अब हम लोग E0 को कॉमन ले लेते हैं। देखिए E0 को कॉमन लेते ही क्या आता है? सो आ जाएगा D माइनस T प्लस T बाई के। ये देखिए, सो ये आ गया D माइनस T प्लस T बाई के। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो यहां उठाइए, क्या था? Q बाई V। सो हमने रखा यहां पर Q अपॉन V। ठीक है, चलिए Q तो Q रहने देते हैं यहां पर, और जो V है उसको रखते हैं ये। सो ये हो गया E0 D माइनस T प्लस T बाई के। ये आ गया। अब यहां पे तो कुछ सोल्यूशन बन नहीं रहा है, ना Q कट रहा है, E0 कट रहा है, कुछ कटाना हमें बनता है। सो फिर से आते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 पे, और चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा E होता है, E, इसको मैं कहां लिख देता हूं? मैं रेड से लिख देता हूं ताकि आप लोग दिखे साफ साफ। सो यहां पर जो E होता है, इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू, E होता है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग यहां पर कर देते हैं, और देखिए कैसे करते हैं। सो यहां भी C आ जाएगा हमारे पास, वो कितना आ जाएगा? देखिए ये हो गया Q, और नीचे E0 की जगह रखिए Q, और देखिए A अपॉन जो एप्सिलॉन नॉट है ऊपर चल जाएगा यहां पर। सो यहां पे आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ गया D माइनस T प्लस T बाई के, और यहां से आप देखो कुछ कट जाएगा, Q Q कट गया, आंसर हमें मिल गया
ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सो यही है हमारा कैपेसिटेंस जो कि डाइलेक्ट्रिक के यूज करने के बाद आया है। सो डाइलेक्ट्रिक जब नहीं था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, जो कैपेसिटेंस होता था वो Q बाई वी होता था, मैं कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक यूज किया है मैंने, तो उसके बाद जो हमारा कैपेसिटेंस आया है वो आया है ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब आप कहोगे इससे हमें क्या मिल रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जो हुआ है इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब भी हम लोग अभी समझने वाले हैं क्या इसका मतलब है। तो अगर आपने नोट कर लिया हो तो हम इसे थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो हमने इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लिया और अब आपको धीरे से समझ में आएगा कि मैं अब क्या कहने वाला। इसको हम साइड में कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसको, तो यहाँ पे जो C आ गया था हमारा, ये जो हमने C आ गया था, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ और हमने ले लिया है अब कलर ब्लैक, ठीक है। तो जो हमारा C आ गया था वो कितना आया था, वो आ गया था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब आप जरा ये बताओ कि अगर मैं ये बोलूं कि ये पूरा जो डाइलेक्ट्रिक है, ये पूरा डाइलेक्ट्रिक इसमें भर दिया गया है, कुछ नहीं छोड़ा गया है जगह, पूरा ठूस ठूस के मैंने डाइलेक्ट्रिक को उसके अंदर भर दिया, तो क्या होगा। तो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, जो इतना गैप दिखाया जा रहा है, ये एक्चुअल में इतना गैप नहीं होता है, ये सिर्फ डेरिवेशन के लिए आपको दिखाया जा रहा है। एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक पूरा भरा होता है, पूरा ठूस ठूस के भरा होता है, ऐसा कहा जाए तो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को मैंने ठूस दिया, भर दिया, एकदम जाम कर दिया। सो क्या इसमें कोई गैप बचेगा? गैप नहीं बचेगा। सो इसका मतलब आप कह सकते हो जो टी होगा ये बढ़ के बन जाएगा डी। टी क्या बन जाएगा? डी। सो अब देखो यहां पर आ गया ए एप्सिलॉन नॉट और यहां आ जाएगा टी को हम लिखेंगे डी। सो डी माइनस डी प्लस डी बाई के, ये आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि ये डी डी क्या हो जाएगा? जीरो, और हमें आंसर मिलने वाला है ए एप्सिलॉन नॉट डी और यहां पे के आ जाएगा ऊपर। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? ये है सी नॉट की वैल्यू। सी नॉट की जो वैल्यू आती है वो यही आती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये भी एक कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। सो अब देखो जो C आ रहा है वो कितना आ रहा है? जो C आ रहा है वो आ रहा है, अगर हम इसको कहें सो K टाइम्स C नॉट। जरा ध्यान दो, क्या C इज इक्वल टू K टाइम्स C नॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये C नॉट है। सो अगर हम डाइलेक्ट्रिक को पूरा भर दें कैपेसिटर के अंदर, सो हमारा जो कैपेसिटेंस होगा वो K टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट, और हम समझ गए कि जो कैपेसिटेंस होता है उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक क्यों भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? क्योंकि जब हम डाइलेक्ट्रिक भरेंगे तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और हम यही तो पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम ही दिया है कैपेसिटेंस, और अगर कैपेसिटेंस घटा दिया जाए तो पढ़ने से फायदा क्या। सो इसलिए हम लोग कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे। क्या यूज करेंगे? डाइलेक्ट्रिक। उससे कितना बढ़ेगा कैपेसिटेंस? K टाइम्स बढ़ जाएगा। सो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो, वैसे तो नहीं रहा होगा, सिर्फ दो रीज़न होंगे। या तो आपने पुरानी क्लास को अच्छे से पढ़ा नहीं है, सिंपल बात है कि आपने पुरानी क्लास को अच्छे से पढ़ा नहीं है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। पहला फॉर्मूला देखो यहाँ पर, C नॉट इज इक्वल टू Q बाई V, ये पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला V इज इक्वल टू E इंटू R, यही पता होना चाहिए। तीसरा फॉर्मूला यहाँ पर E इज इक्वल टू E नॉट बाई K, ये भी पता होना चाहिए। चौथा फॉर्मूला E इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये भी पता होना चाहिए। इतने सारे फॉर्मूले, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटेंस द कंक्लूजन। जैसे होता है ना बाहुबली द कंक्लूजन, ठीक उसी तरह से कैपेसिटेंस द कंक्लूजन हम लोग निकाल रहे हैं। आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। सो सारे फॉर्मूले आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आएगा, कैपेसिटेंस का भी आएगा, पोटेंशियल का भी आएगा। तो सारे फॉर्मूले एक साथ यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। सो आपको पुरानी क्लासेस पढ़नी चाहिए। और दूसरा रीज़न क्या है पता है आपको? दूसरा रीज़न सिर्फ ये हो सकता है कि या तो आपने पढ़ाई अभी स्टार्ट नहीं किया है, सिंपल बात है, और या तो स्टार्ट किया है तो कुछ डाउट्स रह गए हैं जिसको आप थोड़ी सी हेजिटेशन की वजह से पूछ नहीं रहे हो, और ये गलत काम कर रहे हो यार। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट किस लिए है?
कमेंट करो ना यार, कमेंट करके बताओ कि ये चीज़ अधूरी रह गई, मुझे समझ नहीं आया, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा सिर्फ आपके लिए। मैं हर एक बच्चे तक पहुंचना चाहता हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर कोई समस्या हो तो बताओ ना, अगर कोई मुझसे समस्या हो तो बताओ कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते, पढ़ाना छोड़ दीजिए, और अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो थोड़ी तारीफ कर दो यार। दोनों चीज़ मुझे ज़रूरत है, आपकी तारीफ की भी ज़रूरत है, और आपके जो कमेंट हैं उसकी भी हमें बहुत ज़रूरत है। सो करिए ना कुछ दिल खोल के। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कंडक्टिंग स्लैब। सो जो डायरेक्ट्रिक स्लैब है वो उसको हमने खींच के बाहर किया आजा बाहर जूम करके, और फिर हमने यहाँ पे डाल दिया कंडक्टिंग स्लैब जूम करके, है ना, जूम करके हमने निकाला और जूम करके डाल दिया क्या चीज़, कंडक्टिंग स्लैब डायरेक्ट्रिक स्लैब की जगह पे। सो अब क्या होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। सो बहुत सिंपल होने वाला है। आप ये बात समझ लीजिए कि कंडक्टिंग स्लैब यूज करने के बाद इस कंडक्टिंग स्लैब में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्या हुआ, इस प्लस की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। देखिए यहाँ माइनस आ चुका है, और यहाँ क्या आ गया, इस प्लस माइनस की वजह से यहाँ प्लस, और फिर से उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई है प्लस से माइनस की तरफ। और तब तक ये गंगा बहेगी जब तक इस गंगा को कैंसिल ना कर दे, और इस केस में यहाँ पर आप देखोगे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगी, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना हो जाएगा, जीरो। सो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में ऐसे ऐसे बैठा लीजिए, ठीक है, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ फिर से बताओ, ऐसे 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 ऐसे। अभी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो अपने भाई सेम चीज़ है। सो V कितना आएगा, V1 प्लस V2, ठीक है। V1 कौन सा था, रिमेनिंग पार्ट वाला। सो रिमेनिंग पार्ट में समय कितना बचा, समय मतलब जगह कितनी बची, सो D माइनस टी, ठीक। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E0। लेकिन जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जीरो है ना यहाँ पर, तो V2 कितना हो जाएगा, जीरो। सो व्हाट अबाउट V हो जाएगा D माइनस टी इंटू E0, ठीक है। तो व्हाट अबाउट आपका कैपेसिटेंस, तो आप बोलोगे Q बाई V। सो Q अपॉन V ये कितना हो जाएगा, Q अपॉन V आ गया हमारे पास E0, और ये आ गया D माइनस टी। E0 कितना था अभी लिखा हम लोगों ने, सो हो जाएगा Q अपॉन Q, यहाँ पे आ जाएगा A इंटू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा D माइनस टी, और यहाँ पे कैंसिल। सो मिल गया हमें A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि हम यहाँ पर d बाई डी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, d का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या मिलेगा, देखो ज़रा इसको उठा के देखो, ये क्या बना, ये बन गया C0, और फिर क्या बचा, d अपॉन डी माइनस टी। तो आप समझो कि जो कैपेसिटेंस है वो d अपॉन डी माइनस टी टाइम्स चेंज हो जाएगा। अब वही बात आ गई कि अगर D पूरा भर जाए, मतलब T पूरा भर जाए, पूरे ठूस दो कंडक्टर से, तो क्या होगा, सो वो कैपेसिटर रहा कहाँ, वो तो कंडक्टर बन गया ना, प्लेट ही नहीं बची। आपने पूरा का पूरा भर दिया कंडक्टर से, तो वो पूरा प्लेट ही नहीं बची, तो क्या बन गया, कंडक्टर। अब ऐसे केस में आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू डी, सो हो जाएगा जीरो। सो C कितना आ जाएगा, मतलब C कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। सो अगर आप कहो कि D इज इक्वल टू टी या T इज इक्वल टू डी, उस केस में जो आपका C हो जाएगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट। आप जानते हो ना कंडक्टर में जो कैपेसिटेंस होता है बहुत ज़्यादा, मतलब स्टोर कर सकते हैं आप, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस हो सकता है।